साथियों नमस्कार। आज जो टॉपिक है वायु पे बात करेंगे। वायु के बारे में जानेंगे, वायु के गुण जानेंगे, वायु वायु का संगठन जानेंगे, वायु की आवश्यकता उपयोगिता पे बात करेंगे, ओजोन परत के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है वायु के बारे में जानने से पहले जो है थोड़ा बच्चों के लिए कुछ बात करेंगे कि बच्चों के लिए आजकल एक महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है। मैं चाहता हूँ कि सभी अभिभावक, टीचर, शिक्षक शिक्षिकाएं, जो भी अभिभावक की भूमिका में हैं, वो बच्चों को अपने और परायों की पहचान करना सिखाएं, क्योंकि आज के समय में बच्चों का सही मार्गदर्शन करना और उन्हें सही व गलत की पहचान सिखाना हर माता पिता और शिक्षक की जिम्मेदारी है। दुर्भाग्यवश कई बार बच्चे अपने आसपास के लोगों की सही पहचान नहीं कर पाते और अपनी मासूमियत के कारण गलत संगत या स्वार्थी व्यक्तियों के जाल में फंस जाते हैं। इस कारण उनके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे कई प्रकार की बुराइयों के शिकार बन जाते हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि सही और गलत का पहचान का महत्व बच्चों को जो है बताएं। बचपन में बच्चों को यह सिखाना अत्यंत आवश्यक है कि कौन उनके अपने हैं और कौन सिर्फ स्वार्थी मकसद से उनके करीब आना चाहते हैं। अपने लोग जैसे माता पिता, भाई बहन, गुरु और सच्चे मित्र स्वभावतः हमारा भले की सोचते हैं। ये लोग हमें सही दिशा दिखाते हैं और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग छल, कपट, व्यसन और अन्य बुराइयों से भरे होते हैं। ये व्यक्ति बच्चों को बहकाकर उनके जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों को सिखाएं, क्योंकि शुरू में जो है बच्चा परिवार से सीखता है। तो पारिवारिक मूल्यों की बच्चों को शिक्षा दे, क्योंकि बच्चों को शुरू से ही परिवार और रिश्तों की अहमियत समझानी चाहिए। उन्हें यह बताएं कि माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य हमेशा उनके भले के लिए सोचते हैं। बच्चों को यह सिखाएं कि सच्चा मित्र वही होता है जो उनके विकास और सफलता की परवाह करता है। जो मित्र उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे, उनसे बचने की सलाह दें। बच्चों को व्यसन, झूठ और धोखे के खतरों के बारे में जागरूक करें। उन्हें समझाएं कि ये आदतें जीवन को खराब कर सकती हैं। बच्चों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाएं जहां वे अपनी समस्याओं, अनुभवों को आपके साथ साझा कर सकें। इससे आप उनकी परेशानियों को समय रहते समझकर समाधान निकाल सकते हैं। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए उन्हें सही और गलत की पहचान कराना बेहद जरूरी है। माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय खुद ले सकें और किसी छल कपट का शिकार न बने। सही मार्गदर्शन से बच्चे न केवल एक अच्छा इंसान बनते हैं, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी होते हैं। चलिए अब बात करते हैं वायु की। तो वायु अब जानेंगे वायु के बारे में। तो वायु के बारे में जानने से पहले थोड़ा इस पर चर्चा करें। देखिए, वायु जो है पृथ्वी पर जीवन का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। यह हमारे पर्यावरण का एक अदृश्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। तो वायु मुख्यतः जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य गैसों से मिलकर बनी होती है। ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए जीवनदायी है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक है। वायु न केवल प्राणियों के जीवन का आधार है, बल्कि यह जलवायु, मौसम और
की पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी घातक साबित हो रहा है। स्वच्छ और शुद्ध वायु का संरक्षण आज के समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। तो वायु न केवल जीवन का स्रोत है, बल्कि यह पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वायु के बारे में मैंने जाना। अब वायु के गुण के बारे में बात करें। वायु तो इसको अगर हम अपने आसपास जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, तो कुछ घटनाओं पर ध्यान दीजिए, समझ सकते हैं। जैसे रूम में जब आप होते हैं और पंखे के चलते ही रूम में जो पुस्तकें पड़ी होती हैं, पेपर पड़े होते हैं, पन्ने पड़े होते हैं, वो फड़फड़ाने लगते हैं। और जब आप कागज की बनी हुई एक खिड़की को हाथ में लेकर दौड़ने पर वह घूमने लगती है, और जब हवा चलती है तेज झोंके से, तो खिड़कियाँ क्या करती हैं? फट फट की आवाज़ करती हुई बंद हो जाती हैं। सोचिए ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा हमारे चारों ओर वायु या हवा की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। वायु प्रत्येक स्थान पर होती है, इसीलिए ऐसा होता है। आकाश में पतंगों का उड़ना, पेड़ पौधों की पत्तियों का हिलना, पवन चक्की का घूमना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव है। इन सभी घटनाओं से हम वायु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, लेकिन वायु को देख नहीं सकते। हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित है। पृथ्वी सतह के ऊपर का वह भाग जहाँ वायु उपस्थित है, वायुमंडल कहलाता है। यानी पृथ्वी के सतह का ऊपरी भाग जहाँ पे वायु उपस्थित होती है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायु, ये बात हुई वायु की। अब वायु के गुण की अगर बात करें, हाँ, अगर हमें उदाहरण के द्वारा हमें ये पता लगाना हो कि हमें वायु की उपस्थिति का पता, तो वायु के गुण का अध्ययन आप करिए। जैसे वायु के गुण क्या हैं? जैसे वायु रंगहीन होती है, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है, वायु स्थान घेरती है। आपको एग्जाम्पल से अगर समझना हो कि वायु स्थान घेरती कैसे, तो एक आप गुब्बारा लीजिए और इससे जो है मुंह से जोर से फूंक मारिए, गुब्बारा फूल जाता है। अब थोड़ा और जोर से फूंके तो आप देखते क्या है, गुब्बारा बड़ा हो जाता है। तो मुंह से निकली हवा के कारण गुब्बारा आकार में बड़ा हो गया और वायु ने गुब्बारे के अंदर जगह बना ली। अतः हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुंह से हवा भरने पर गुब्बारा फूल जाता है। तो वायु गुब्बारे के अंदर स्थान घेरती है। वायु में भार होता है। इसको अगर समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं। एक लंबी डंडी लीजिए, इसमें बीच में एक डोरी बांधकर डंडी को संतुलित करें और इसके दोनों सिरों पर दो समान गुब्बारे बिना फूले समान गुब्बारे पतली डोरी से बांधकर लटका दे। अब एक गुब्बारे में आप हवा भरकर एक तरफ जो है लटका दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो है जिसमें हवा भरी है वो जो है झुक जाएगा, वो जो छोर होगा झुक जाएगा। छड़ी का ये छड़ी है और दो गुब्बारे आप जो है बिना फूले हुए, बिना हवा भरे लटकाइए, फिर एक में हवा भर दीजिए। तो आप देखिए जिसमें आपने हवा भरा है तो वो नीचे की तरफ आएगा, जिसमें नहीं हवा भरा वो ऊपर की तरफ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वायु में भार होता है। वायु दाब डालती है, ये भी ध्यान रखना, वायु दाब डालती है।
इसको कैसे समझेंगे? इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक गिलास लीजिए और उसे पानी से पूरा या आंशिक भरिए। गिलास को दप्ती के टुकड़े से ढक दीजिए। गत्ते को हथेली से ढक दीजिए। गत्ते को हथेली से दबाते हुए गिलास को उल्टा कीजिए। अब धीरे धीरे हथेली को गत्ते से हटा दें। आप देखेंगे कि गत्ता नीचे नहीं गिरता, यानी पानी गत्ते पर नीचे की दिशा में दाब डालती है और बाहर की वायु गत्ते पर ऊपर की दिशा में दाब डालती है। तो बाहर का वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, इस कारण गत्ता नहीं गिरता है। स्पष्ट है कि वायु दाब डालती है। तो ये हुई वायु के गुण के बारे में बात। अब वायु के संगठन के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे, देखिए पहले ऐसा सोचा जाता था कि वायु केवल एक पदार्थ है। प्रयोगों से सिद्ध हो गया वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, अनेक गैसों का मिश्रण है। तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जैसे वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%, अन्य गैसें जो होती हैं 0.97 जो है प्रतिशत। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए आप ऐसा करिए कि दो उथले पात्रों से दो समान आकार की मोमबत्तियां बीचों बीच लगाइए और मोमबत्तियों को जलाइए एवं उनके ऊपर एक एक गिलास उलट कर रख दीजिए। एक गिलास दूसरे से बड़ा हो। फिर आप जो है देखिएगा कि मोमबत्तियां जो है दाब भी डालती है। हमारे शरीर पर वायु द्वारा आरोपित कुल दाब का मान लगभग 20 मीट्रिक टन, लगभग 10 हाथियों के भार के बराबर होता है, 20 मीट्रिक टन। और हम इस भार का अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी वायु है और इस वायु का दाब बाहर से लगने वाले वायु दाब को संतुलित करता है। अब बात करेंगे वायु का संगठन। पहले ऐसा सोचा जाता था कि वायु केवल एक पदार्थ है, लेकिन प्रयोगों से सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। तो आइए समझते हैं कैसे। दो उथले पात्रों से दो समान आकार की मोमबत्तियां बीच बीच में लगाइए और जो है मोमबत्तियों को जलाएं एवं उनके ऊपर एक एक गिलास उलट कर रख दीजिए। ये ध्यान रखना, एक गिलास दूसरे से बड़ा हो। फिर आप देखिए कि मोमबत्तियां जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं। फिर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि छोटे गिलास से ढकी मोमबत्ती बड़े गिलास की अपेक्षा जल्दी बुझ जाती है। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि गिलास के अंदर की वायु में उपस्थित एक घटक ऐसा है जो कि मोमबत्ती के जलने में सहायता करता है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है ऑक्सीजन है, और जैसे ही गिलास के अंदर ऑक्सीजन समाप्त हो जाती मोमबत्ती बुझ जाती है। और बड़े गिलास के अंदर वायु अधिक होने के कारण उसमें रखी मोमबत्ती देर में बुझती है, यानी छोटे गिलास की मोमबत्ती जल्दी बुझ जाएगी और जो बड़े गिलास जिसमें मोमबत्ती रखी है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो वायु का एक प्रमुख अवयव ऑक्सीजन है और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। और गिलास के अंदर की मोमबत्ती बुझने के बाद भी कुछ वायु है जो जलने में सहायक नहीं है और यह नाइट्रोजन गैस है और वायु में इसका मान 78% होता है। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अतिरिक्त वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित होती, अन्य गैसें भी होती हैं। और इसको इस तरीके से भी आप देखें कि जब रात हो, रात में या आप अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाकर
जाए। और जब आप जलाएंगे टार्च तो प्रकाश को जब आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखाई देता है कि टार्च के प्रकाश में चमकते हुए कुछ छोटे छोटे कण हवा में इधर उधर तैरते दिखाई देते हैं। यह चमकते कण धूल के कण हैं। इससे स्पष्ट है कि वायु में धूल के कण भी पाए जाते हैं और धूलों के कणों के अतिरिक्त वायु में जलवाष्प भी होती है। तो अलग अलग जो है तरीके से जो है हम जानेंगे कि अच्छा हाँ, अलग अलग स्थान पर धूल के कणों एवं जलवाष्प का अनुपात जो है बदलता रहता है। किसी स्थान पर अनुपात समय समय पर बदलता रहता है। तो ये हुई वायु के संगठन की बात। अब हम जानेंगे कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपयोगिता एवं आवश्यकता क्या है। इसको ऐसे समझते हैं, यदि आप थोड़ी देर के लिए एक बंद कमरे में बैठे हैं, बिल्कुल बंद कमरे में बैठे हैं, तो आपको कैसा प्रतीत होगा। यदि और उसके बाद यदि खिड़की दरवाजे खोल दिए जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो जाहिर है कि बंद कमरे में आपको घुटन महसूस होगी, क्योंकि बंद कमरे की वायु में उपस्थित ऑक्सीजन घटने लगती है। श्वसन क्रिया में सभी जीवधारी वायु को नासिका द्वारा अंदर लेते हैं और इसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचती है और कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया से बाहर निकाली जाती है। इस प्रकार बंद कमरे में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा न मिलने से प्राणियों का दम घुटने लगता है। तो स्पष्ट है कि जीवधारियों के जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। और अगर आपको कुछ जानना हो तो पर्वतारोही और गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊंचाई या गहराई में वायु का दाब कम होने के कारण वायु का घनत्व कम हो जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगती, घटने लगती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है और आवश्यकता पड़ने पर अस्पतालों में भी रोगियों को कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन दी जाती है। तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेने के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधे क्रिया में वायु की ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। क्या आपने सोचा है कि वातावरण में ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके मंड तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इससे प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संतुलन भी बना रहता है। तो ऑक्सीजन जलने में भी सहायक है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, 4 समान आकार लंबाई की मोमबत्ती लें तथा 4 भिन्न भिन्न आकार के जार लें। अब चारों मोमबत्तियों को जलाकर उन्हें जार से ढक दें। क्या देखेंगे आप कि सबसे छोटे जार में मोमबत्ती सबसे जल्दी बुझ जाती है, उससे बड़े जार की मोमबत्ती उसके बाद, जबकि सबसे बड़े जार की मोमबत्ती सबसे बाद में बुझती है। ऐसा होता क्यों है? क्यों देर तक जलने के लिए अधिक ऑक्सीजन जरूर आवश्यक है और सबसे छोटे जार में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है और सबसे बड़े जार में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसीलिए छोटा जार की मोमबत्ती जल्दी बुझ जाती है और बड़े जार में जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता, मात्रा ज़्यादा होती, उसकी देर में बुझती है। तो स्पष्ट है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे वायु की उपयोगिता। आपने देखा होगा साइकिल, स्कूटर, कार, जितनी भी गाड़ियां हैं उनके टायरों में हवा या वायु भरी जाती है और यही जो हमारे होते हैं टायर परिवहन को आसान और जल्दी सुगम बना देते हैं।
तो ये उपयोगिता है कि हमें कहीं जाना हो तो साइकिल हो या स्कूटर हो हमारे पास, जो भी हो, बस हो, तो उसमें हवा ही भरी जाती टायर में, उसी से परिवहन आसान बनता है, हम जल्दी पहुंच जाते हैं। गीले कपड़े सुखाने में वायु सहायक है। आपका पाल नौका हो, ग्लाइडर हो, पैराशूट हो, पतंग हो आदि के चलने या उड़ने में वायु सहायक है। वायु फूलों में की क्रिया में भी सहायक है। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पवन चक्की चलाने में वायु सहायक है। तो वायु की उपयोगिता हर जगह है। तो अब हम बात करेंगे ओजोन परत की। हमारे चारों ओर के वातावरण में अति सूक्ष्म मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से 25 किमी ऊपर के वायुमंडल में ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित है और यह एक आवरण बनाती है, घेरा। ओजोन गैस सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और इस प्रकार इन्हें पृथ्वी सतह पर आने से रोकती है। तो ये जो सूर्य के प्रकाश में जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो इनको अवशोषित करके एक छन्नी का काम करती है ओजोन गैस। तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के सभी जीवधारियों, चाहे जंतु हो चाहे पौधों हो, इनके लिए अत्यधिक हानिकारक है। तो लेकिन आजकल क्या है कि आजकल जो है बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन परत की मोटाई कम हो गई है। ओजोन परत के इस क्षरण को प्रायः ओजोन होल या ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है और ओजोन छिद्र के कारण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों और पेड़ पौधों के लिए जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो गया। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर से उत्पन्न होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस है। CFC वायुमंडल में जाकर ओजोन गैस को विघटित कर देती है। आज के युग में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन इत्यादि दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए CFC की अधिक मात्रा वायुमंडल में जाती है और ओजोन गैस कम होती जा रही है। तो इस कारण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो गया। तो इसके बारे में हमने जाना। तो इससे हमने सीखा क्या हमारे चारों ओर। तो हमने सीखा कि वायु हमारे चारों ओर सभी स्थानों पर पाई जाती है। वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है और वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है, वायु जो है दबाव डालती है और वायु की ऑक्सीजन श्वसन दहन दोनों के लिए आवश्यक है। पवन चक्की को चलाने में, हवा भरनी हो टायरों में, फूलों के परागण के लिए, बीजों के प्रकीर्णन के लिए, इन सब में वायु आवश्यक है। तो ये हमने जाना कि वायु मानव जीवन प्रकृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी है। वायु में ऑक्सीजन होता है जो जीव जंतुओं के श्वसन के लिए आवश्यक है और जो है पौधों के लिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता। ऊर्जा उत्पादन में वायु आवश्यक है। पवन ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। परिवहन में वायु आवश्यक है क्योंकि हवाई जहाज वायु के बिना उड़ान नहीं भर सकते। जलयानों के लिए हवा की दिशा जो है महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरण संतुलन के लिए वायु महत्वपूर्ण है। वायु का सही संतुलन पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। स्वास्थ्य के लिए वायु हानिकारक है। ताजी हवा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुगंधित औषधि पौधे वायु को शुद्ध करते हैं और वायु में मौजूद गैसों का उपयोग औद्योगिक कार्यों में होता है जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ठंडा करने वाले उपकरणों में वायु का प्रयोग किया जाता है।
वायु प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। वर्षा चक्र में वायु की भूमिका अहम है। वायुमंडल का दबाव और गति मौसम को प्रभावित करते हैं। तो वायु प्रकृति का एक अनमोल संसाधन है जिसकी सुरक्षा शुद्धता बनाए रखना सभी अत्यंत आवश्यक है। तो इसी के साथ जो है सभी को नमस्कार।